नमस्कार साथियों, साहित्य के सफ़र इस चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और लॉकडाउन के बाद में एक लंबे अंतराल के बाद फिर से इस सिलसिले को शुरू करना चाहता हूं। दोस्तों, साहित्य एक अथाह सागर है जिसको खंगालने पर मोती मिलते हैं, अमृत मिलता है। आज मैंने भी कोटा के सरजमीन से इसी मंथन के फलस्वरूप एक मोती प्राप्त किया है। दोस्तों, जी हाँ, साहित्य सफर की श्रृंखला में मैं आप सबके सामने राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का एक बेहतरीन कवि और रचनाकार आपके सामने लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, जिनका नाम है डॉक्टर गिरी। जी हाँ, डॉक्टर गिरी यह अपनी कलम में एक ऊंचाई रखते हैं, बिल्कुल पर्वत की तरह, गहराई रखते हैं एक सागर की तरह। तो दोस्तों, बिना किसी वक्त गंवाए हम इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर गिरी का। गुरु के द्वारे मैं पड़ा, शत शत शीश निवाए, पहला दोहा मैं लिखूं, गुरु चरणों में जाए रे साधो, गुरु चरणों में जाए। मेडिकल क्षेत्र में जिनको हम डॉक्टर गिरी के नाम से जानते हैं, तो आइए क्यों नहीं स्वयं डॉक्टर गिरी से पूछें कि साहित्य क्षेत्र में डॉक्टर गिरी को किस नाम से जानते हैं। तो हमारे दर्शकों को कृपया बताने का कष्ट करें कि डॉक्टर गिरी के नाम से प्रसिद्ध आप साहित्य में किस नाम से सुपरिचित हैं। राम भाई, मेडिकल में तो मुझे सभी डॉक्टर गिरी के नाम से जानते हैं जी, लेकिन जब मैंने कविता लिखना शुरू किया तो कई बार क्या होता है, कवि को एक तखल्लुस की ज़रूरत पड़ती है। जी जी, तो मैंने अपना नाम के आगे डॉक्टर गिरी, गिरीवर लगाना उचित समझा। तो साहित्यिक जगत में मुझे लोग डॉक्टर गिरी और गिरीवर के नाम से जानते हैं। जी। तो एक चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तित्व का जब कलम थामने की तरफ रुझान होता है तो निश्चित रूप से काफ़ी बदलाव होते हैं। वो बदलाव किस प्रकार के थे? आपकी कलम को थामने की यात्रा किस प्रकार से प्रारंभ होती है, ये हमें बताने का कष्ट कीजिए। साहित्यिक रुचि तो मेरी शुरू से ही थी, क्योंकि मेरा जन्म ही ऐसे स्थान में हुआ है, चित्रकूट में। जी। तो बचपन से ही भगवान के प्रति प्रीत, साहित्यकारों से मिलना, उस जमाने में भी कवि सम्मेलनों में जाना, सुनना। जी। मुझे याद है एक कवि सम्मेलन जब मैं बहुत छोटा सा था, जब मैंने हरवंश राय बच्चन जी को अपनी प्रस्तुतिकरण करते हुए देखा था। क्या बात है। तभी से मतलब भावना थी कि हाँ भाई, कविता कितनी अच्छी होती है। लेकिन इसका सही रूप से बीजारोपण हुआ सन 1966 से। जी जी जी, जब मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ जी। 66 में तो मैंने 2-4 कविताएं लिखी, लेकिन 67 में एक कविता लिखी मैंने, गैर शायराना। गैर शायराना, जी जी बिल्कुल। और क्योंकि मैं शायर नहीं था जी, तो मैंने उसका नाम ही गैर शायराना रखा कविता का। ये अच्छा किया आपने। और फिर क्या हुआ कि उस गैर शायराना कविता को उदयपुर आकाशवाणी से पढ़ने का अवसर मिला। बहुत खूब। तो उससे क्या मेरा उत्साह बढ़ गया, निश्चित रूप से। और मैंने फिर जो लिखना शुरू किया तो निरंतर छोटा छोटा लिखता रहा मेडिकल साइंस के टाइम में। और जब मेडिकल कॉलेज पास करके वापस आया, कोटा में शुरू किया, कोटा में प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो थोड़ी स्पीड बढ़ गई और भी लिखने लगा। बहुत बढ़िया। तो ये प्रारंभिक लेखन की जो यात्रा रही, वास्तव में यो नहीं है कि अनायास रही है। निश्चित रूप से आपने अपने भावनाओं को उस माहौल में भी लिखने का आगाज़ तो कर दिया था। आपकी गैर शायराना पढ़ते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पास उर्दू की ज़बरदस्त पकड़ है।
आपने ऐसे ऐसे अल्फाजों का प्रयोग किया है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक कलमकार जो मजा हुआ है वैसे वैसी पुष्टि होती है इसमें। सही बात तो ये है कि मुझे जो अपने भारत के जी माने बहुत बड़े बड़े शायरों को पढ़ने का बड़ा शौक था। जी। जैसे मिर्ज़ा गालिब साहब, कतील शिफाई, मोमिन, मीर। तो मैं क्या किया करता था कि इनकी पुस्तकें खरीदता था। हाँ। और पुस्तकों के नीचे जो उर्दू के जो लिखे रहते थे लफ्ज़, उनको मैं अच्छी तरह से समझता था कि भाई इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो मुझे जब मैंने पोइट्री लिखना शुरू किया तो मैं क्या करता था कि मेरे उसमें उर्दू के लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करता था। निश्चित। इस तरह से मेरे प्रारंभिक लेखन में उर्दू के लफ्ज़ आपको मिलेंगे। फिर धीरे 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 परिवर्तन होता रहा, साहित्यिक यात्रा आगे बढ़ती रही और फिर जो है हिंदी में भी आगे, कभी हाड़ौती भाषा में भी लिखा, बाद में आध्यात्म की ओर आगे। बिल्कुल। और जाते जाते ये यात्रा दोहों तक पहुंच गई। बिल्कुल, हम दोहे तक पहुँचे। उसके पहले एक बात याद आती है मुझे कि कुछ लोग अपनी कलम के द्वारा लिखे गए रचनात्मक कार्य को अपने तक ही कैद करके रखते हैं, लेकिन जब मैं आपके बारे में परिचय लोगों से ले रहा था तो लोगों ने कहा कि इनके पास एक ऐसी संस्था है जो नवोदित रचनाकारों को प्रोत्साहित करती है। जी हाँ, मैं काव्य कलश के बारे में चर्चा करना चाह रहा था। काव्य कलश किस प्रकार से अपने उद्देश्यों में सफल रही है। निश्चित रूप से ये गरिमा की बात है कि आपने नवोदित कलाकारों को, नवोदित रचनाकारों को एक मंच प्रदान किया। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं कोटा आया और मैंने यहाँ पर जी कि भाई देखो, जो प्रतिष्ठित लेखक हैं वो तो कहीं भी उनको स्थान मिल जाता है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मैंने देखा नवोदित के लिए तो यहाँ कोई चांस ही नहीं है। सही कहा आपने। तो मेरे मन में विचार आया कि भाई मुझे एक मजबूत एक साहित्यिक संस्था बनानी चाहिए। जी। और 1 जून 1980 को मैंने एक संस्था बनाई जिसका नाम दिया काव्य कलश। जी। राजस्थान साहित्य अकादमी से उसको मान्यता दिलवाई। जी। रजिस्टर्ड है संस्था। जी। पूर्ण रूप से सारे कानून में खरी उतरती है। और इसके बाद में मैंने एक उसका नॉर्म्स भी बनाए। भाई नवोदित कलाकारों को मंच देना, सबको बुला करके उनको सम्मानित करना। इसके अलावा जैसे मान लिया उनके कोई पुस्तक निकलती तो उसका विमोचन करना। जी। अगर कोई कहता है कि साहब छापने में भी मुझे मदद दो तो उनको भी आर्थिक रूप से मदद करना। बहुत खूब। तो इस प्रकार से ताकि नवोदित लोगों के लिए एक काव्य कलश मंच खड़ा हो गया। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक हम लोग 68 कवियों को मैं काव्य कलश के माध्यम से सम्मानित कर चुका हूँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये साहित्य के इस रास्ते में बहुत अपूर्णीय, मतलब ऐसा योगदान है आपका जिसको हम भुला नहीं सकते। जो कवि मेरे यहाँ पढ़े उनको इतना संबल मिला कि कईयों ने तो पुस्तकें प्रकाशित करी, कईयों ने तो जो है राष्ट्रीय मंचों से पढ़ना शुरू कर दिया। और लेकिन हाँ, खुशी की बात यह है कि मेरे यहाँ से जो निकले कवि हैं वो सीना ठोक के कहते हैं कि काव्य कलश ने हमको आगे बढ़ाया। काव्य कलश ने हमको आगे बढ़ाया और आज वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, भारत के मंचों पे जाते हैं और धड़ल्ले से पढ़ते हैं। कि मेरे लिए तो यही खुशी की बात है। सावन का महीना आ गया है और मुझे याद आता है कि सावन के महीने में आपने सावन भादुड़ी बहुत गाए हैं और मेरा भी मन कर रहा है कि आज इस अवसर पर सावन भादुड़ी हो जाए ताकि मैं भी कृतार्थ हो जाऊँ, हमारे दर्शक भी कृतार्थ हो जाए। हाँ राम भैया, हम क्या है कि ये काव्य कलश के माध्यम से जी हर साल सावनी भादुड़ी काव्य संध्या का आयोजन किया करते थे। जी। तब क्योंकि उसका नाम ही होता था सावनी भादुड़ी काव्य संध्या। जी हाँ। तो उसमें सावन के गीत होते ही थे। जी। खैर आपने कहा है तो 2-4 लाइनें जो मुझे याद है मैं सुना देता हूँ। नीर के भरिया बादल छाए, मन में मस्त तरंगे लाए, मधुर से ऋतु यह आई, सावन ऋतु यह आई। क्या बात है, कितनी सरसता है, बहुत खूब। चलो अगर बात सुनने और सुनाने की चलिए तो प्रकृति प्रेमी कवि डॉक्टर गिरी निश्चित रूप से प्रकृति पर भी कुछ कहना चाहेंगे,
क्यों नहीं दो चार लाइनें प्रकृति, पानी, बरसात, प्यारे से मौसम, इसके लिए कुछ क्यों ना बजाएं? चलिए मौसम ही पानी का है तो पानी की बात करते हैं जी। एक छोटा सा गीत आपको स्वागत है सर। जब पानी नहीं है अखियन में जी। और पानी नहीं है तन मन में, आहा। अब पानी की आस काहे को करो और जैसा करो और वैसा भरो। अब पानी की आस काहे को करो और जैसा करो और वैसा भरो। हम लोगों की क्या आदत है जी। हर चीज़ पे किसी न किसी को दोषारोपण करते हैं। पानी नहीं आया तो भाई उसका कसूर है, फलाना हो गया तो वो उसका कसूर है। सही कहा आपने। तो काहे को बदरा पे दोष धरो और काहे को बिजुरी को कोसो। जी। बादल ठीक नहीं आ रहे काहे को बदरा पे दोष धरो और काहे को बिजुरी को कोसो। काहे को होम अखंड करो और काहे को इंद्र को न्योतो। क्या बात है। जब पानी नहीं है अखियन में और पानी नहीं है तन मन में, अब पानी की आस काहे को करो और जैसा करो और वैसा भरो। अब पानी की आस काहे को करो और जैसा करो और वैसा भरो। सूख गया है सरोवर का जल, जी। सूख गए हैं मीठे फल, सूख गया है सरोवर का जल, सूख गए हैं मीठे फल, क्योंकि सूख गई है मीठी वाणी। क्योंकि सूख गई है मीठी वाणी, सूख गया है प्रेमाजल। जब पानी नहीं है आँखियन में और पानी नहीं है तन मन में, अब पानी की आस काहे को करो और जैसा करो और वैसा भरो। अब पानी की आस काहे को करो और जैसा करो और वैसा भरो। क्या बात है, आपने तो माहौल को बिल्कुल सरस कर दिया है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से काव्य अपने आप में इसी सरसता की एक पुष्टि होती है। जब हम डॉक्टर गिरी की बात करते हैं तो डॉक्टर गिरी इतने अच्छे गले से गाते हैं कि सुनने वाले गदगद से हो जाते हैं। क्यों नहीं हमारे दोस्तों से हम विदा चाहें उसके पहले क्यों ना एक प्यारा सा दोहा हो जाए और हमारी इस काव्य यात्रा को विराम देने से पूर्व हमें और अच्छा सा आनंदित महसूस हो। एक प्यारा सा दोहा जो आपको पसंद है। ठीक है राम भाई जी। मैं एक ऐसा दोहा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बड़ा उसमें एक आध्यात्मिक गहराई है। देखिए हम कहते हैं ना कि भगवान कहीं नहीं है, अरे भगवान तो सब जगह है, जहाँ हम उसको याद करें जी वहीं ईश्वर आ जाए। जी जी। हमारा मन चाहिए कि मन कितना उसमें हम कितने क्लियर हैं, ताकि प्रभु हम चाहें कि प्रभु यहाँ आए तो दिया, वो तो जहाँ बुलाए यहाँ आ जाएंगे। सही पर हमें तो इसकी योग्यता हो, इसलिए मैंने एक छोटा सा दोहा प्रभु के चरणों में लिखा है। स्वागत। जो तू भजता कृष्ण को कृष्णा हृदय समाए, जो तू भजता कृष्ण को कृष्णा हृदय समाए, कातर मन से याद कर साहिब दौड़ाए रे साधो, साहिब दौड़ाए। क्या बात है, बहुत खूब। तो दोस्तों हमारे साहित्य के सफर मंच हम
साथ थे डॉक्टर गिरी के, जिनकी 3 काव्य कृतियाँ हमारे सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले गैर शायराना कविता कृष्णा और गिरवर के दोहे। इनकी साहित्यिक यात्रा अनवरत है। यह न रुके हैं न थके हैं। न सिर्फ पद्य में बल्कि गद्य में भी ये अनवरत रूप से लिखते आ रहे हैं और निश्चित रूप से साहित्य जगत इनके अपूर्णीय और महान सहयोग से कृतार्थ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम शर्मा काफरेन आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।